Hi and welcome to the discrete structure or the discrete mass. Previous session से हमने चैप्टर 10 रोइजन की बुक को फॉलो करते हुए ग्राफ स्टार्ट किया। बेसिक डेफिनेशन जानी, टर्मिनोलॉजीज जानी, बेसिक टाइप्स ऑफ द ग्राफ क्या हो सकते हैं जिसके ज़रिए से हम मल्टीपल्स एडवांस लेवल के ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें जानी। 10.1 चैप्टर 10 का ग्राफ एंड ग्राफ मॉडल है, विच मीन ग्राफ को इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हमें इन फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन का पता चले कि एक्चुअली हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसकी अप्लाइड एप्लीकेशन क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस सेशन के अंदर, लेकिन वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 10 ग्राफ का है, 10.1 ग्राफ एंड ग्राफ मॉडल है। तो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन कि ग्राफ है क्या और किस तरह से ये कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस पे बेस करता है। तो ग्राफ एंड ग्राफ मॉडल यानी हम ग्राफ मॉडल को कहाँ इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं कि मॉडल बेस या एप्लीकेशन किस तरह से हमें बता रही है। So when we build a graph model, we use the appropriate type of the graph to capture the important feature of the application. यानी आप जब भी ग्राफ के ज़रिए से कोई मॉडल या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो आपको कुछ अप्रोप्रिएट टाइप के एप्लीकेशन को फॉलो करने की ज़रूरत होती है ग्राफ को, विच मीन जो कि आपके कैप्चर्स करे उन इम्पॉर्टेंट फीचर्स को जो आपकी एप्लीकेशन पे होंगी। So we illustrate this process using a graph model of different types of the computer network, which means the first thing here कि हम ग्राफ को कंप्यूटर नेटवर्क में अप्लाइड बेस इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। In all these graph model, the vertices represent data center and edges represent the communication link. यानी जितने वर्टेक्स हैं हम उन्हें डेटा सेंटर कह सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट मशीन्स सिस्टम मौजूद हैं जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, और एजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा उन लिंक्स को जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, विच मीन मेरे कंप्यूटर से एक केबल निकल कर जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक जा रहा है या डेटा सेंटर तक जा रहा है। The third point, the modular computer network where we are only concerned whether two data center are connected by a communication link, we use a simple graph. यानी अगर मुझे दो कम्युनिकेशन सेंटर को डेटा सेंटर को लिंक करना है तो एक सिंपल ग्राफ से ये काम हो सकता है। तो दिस इज appropriate type of the graph when we only care whether two centers data center are directly linked or not how many links there may be and all the communication link work in a both direction. यानी अगर मैंने सिंपल ग्राफ के जरिए से उन्हें कनेक्ट कर दिया मल्टीपल को तो वो बोथ डायरेक्शन पे अपने डेटा को फ्लो कर सकते हैं। सो दैट्स अ बेसिक टर्म इन अ फॉर्म ऑफ द ग्राफ मॉडल। एक एग्जांपल्स को यहाँ पर ग्राफ से दिखाया गया है। इस ग्राफ के अंदर आप देखें तो डिफरेंट सिटीज़ के या स्टेट्स के नेम हैं। सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, डेनवर है, शिकागो है, डेट्रॉइट है, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है। ये कुछ डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पर। इनमें डिफरेंट नोड्स कनेक्ट होने का मतलब ये है कि मैं इस पोजीशन से या इस लोकेशन से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ और फिर वापस भी आ सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन मौजूद नहीं है। ये डायरेक्टेड है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में इस तरह से डिफरेंट पोजीशन दिखाई गई है। अब इस ग्राफ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल ग्राफ है। To model a computer network where we care about the number of the links between the data center, अगर मैं इन स्टेट्स को कंप्यूटर नेटवर्क्स का डेटा सेंटर कहता हूँ तो अब हमें यहाँ पर ज़रूरत ये पड़ रही है कि एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर्स के लिंक्स कराने के डिफरेंट लिंक्स हो सकते हैं, केबल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम मुझे इस ग्राफ को मल्टी ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा। तो इस वक्त आप इस ग्राफ को मल्टी ग्राफ देख रहे हैं क्योंकि डिफरेंट वर्टेक्स के दरमियान एजेस की क्वांटिटी एक से ज़्यादा पैरेलल लाइंस पे फेस हो रही है। सेम डेफिनेशन फुलफिल हो रही है जो हमने प्रीवियस सेशन पे देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें बताया जा रहा है टू मॉडल अ कंप्यूटर नेटवर्क विथ डायगोनिस्टिक लिंक एट डेटा सेंटर वी यूज अ सूडो ग्राफ एज लूप एज नीडेड। यानी जब मुझे नेटवर्क्स को डायग्नोस करना होगा, उसके एरर्स को चेक करना होगा तो उसी पर रहते हुए उस पर काम करना होगा, तो वहाँ पर हमें सेल्फ लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बेस पे अब हमारा ग्राफ जो है वो सूडो ग्राफ के मॉडल को यूज़ कर रहा है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हर एक नोड पर सेल्फ लूप मौजूद है। ठीक है, तो हर एक पर सेल्फ लूप आ गया, इसका मतलब है कि सूडो की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। फर्दर डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू मॉडल नेटवर्क विथ मल्टीपल वन वे लिंक वी यूज अ डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ। नोट दैट वी कुड यूज अ डायरेक्टेड ग्राफ विदाउट मल्टी एजेस इफ वी ओनली केयर
whether there is an at least one link from the data center to another data center. तो ये तो आपके मॉडल पे बेस करता है कि अगर आप डायरेक्टेड बना रहे हैं तो आप सिंपल ग्राफ को भी डायरेक्टेड बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपने सूडो ग्राफ बनाना हो या मल्टी ग्राफ बनाना हो. विच मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से नोट है तो मैं इस नोट को सिंपल ग्राफ कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसी सिंपल ग्राफ को डायरेक्टेड भी कर सकता हूँ एज लाइक दिस, ठीक है. वही पॉइंट की बात हो रही है. लेकिन इस वक्त इस एग्जाम्पल को डायरेक्टेड किया गया है मल्टी एजेस के साथ, क्योंकि हमने इस लिंक पर या इस मॉडल पर डिसाइड कर लिया था कि हमें मल्टी एजेस की ज़रूरत है. लेकिन इस वक्त हमने डिसाइड किया कि मल्टी एजेस के साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, जो हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा कि मैं इस पॉइंट से सिर्फ 2 लिंक्स के ज़रिए से जा सकता हूँ और इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लिंक के ज़रिए से वापस आ सकता हूँ, ठीक है. ये डायरेक्शंस की इंपॉर्टेंट रहेगी. So the graph model social network graph can be used to model social structure based on the different kind of the relationship between peoples of the group. In social network, vertices represent individuals or organization and edges represent the relationship between them. इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसमें जो वर्टिसेस अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ ग्राफ के फॉर्म पर, तो इंडिविजुअली वर्टिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, वो इंडिविजुअल पर्सन कहलाएगा, और उसके साथ जितने लोग उसके म्यूचुअल्स हैं या उसके रियल फ्रेंड हैं इन सोशल नेटवर्क, वो एजेस के ज़रिए से उनसे तमाम से कनेक्ट होंगे. सो यूजिंग ग्राफ मॉडल ऑफ द सोशल नेटवर्क इंक्लूड फ्रेंडशिप ग्राफ. अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं ग्राफ के, जो कि नेम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं. तो फ्रेंडशिप ग्राफ इज रिप्रेजेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ वेयर 2 people आर कनेक्टेड इफ दे आर फ्रेंड इन द रियल वर्ल्ड ऑन फेसबुक और इन द पर्टिकुलर वर्चुअल वर्ल्ड एंड सो ऑन. तो फ्रेंड का मतलब ये है कि ये इसका फ्रेंड है, ठीक है, ए जो है वो बी का फ्रेंड है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि बी ए का भी फ्रेंड हो. जाहिर सी बात है, जब मैंने इससे ऐड किया तो ये मेरा फ्रेंड बन गया और मैं इसका बन गया. तो इस लिहाज से मैं इस फॉर्म ऑफ द ग्राफ को कह सकता हूँ कि ये फ्रेंडशिप ग्राफ है. कोलैबोरेशन ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ where 2 people are connected if they are collaborate in a specific way. Collaborations में सेम टेक्निक इस्तेमाल हो रही है. इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो किसी स्पेसिफिक रीज़न के बिहाफ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस या फिर अदर्स टाइप्स के कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड हो सकती है. इन्फ्लुएंस ग्रुप या ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है. इन्फ्लुएंस में यानी आप किसी को अहमियत दे रहे हैं तो डायरेक्टेड वे पे, वेयर देयर इज एन एच फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इफ द फर्स्ट पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द सेकंड पर्सन. इसकी प्रॉपर एग्जांपल देखें. फॉर एग्जांपल ये एक मशहूर एक्टर है, ठीक है, और ए जो है वो एक्टर है, जबकि बी वो ऑडियंस है, ठीक है, जो इसकी फ़ैन है. तो यकीनी तौर पे बी जो है वो ए को फॉलो करेगा, ठीक है. ए फॉलो नहीं कर सकता. मुमकिन है कि ए कर ले, लेकिन इस वक्त हम रियल लाइफ में यही देखते हैं कि मल्टीपल्स फ़ैन जो होते हैं वो इस एक्टर को फॉलो कर रहे होते हैं, या जो भी पर्सन है, जो स्टार है, उसे फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर यही हो रहा है कि इस तीनों की डायरेक्शंस जो हैं वो एक की तरफ है, ठीक है. तो यही वजह है कि डायरेक्टेड भी है और सेम डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है. द नेक्स्ट वन सोशल नेटवर्क. उसी सोशल नेटवर्क्स के जिसको हमने फ्रेंडशिप ग्राफ का, अगर मैं उसको 2 people के लिए कनेक्टेड ग्राफ बनाऊं तो वो मल्टीपल्स फ्रेंड्स में इस तरह से डिवाइड हो सकता है. अगर मैं इस तरह से कुछ डिफरेंट नेम्स यहाँ पर देखूँ तो फ्रेंडशिप के बिहाफ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है. ये सारे ग्राफ के नोट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि ये जो पर्सन है वो इससे कनेक्ट है, इसका मतलब है कि ये इन दोनों को आपस में जानता है. साथ ही साथ ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है, यानी ये दोनों, ये और ये इसे जानते हैं, ठीक है. ये इसे जानता है और ये इसे जान रहा है, ठीक है. इसी तरह से जो ये फ्रेंड हुआ, दिस वन, ये इसका तो डायरेक्ट फ्रेंड है, लेकिन ये इसके लिए क्या बन गया, म्यूचुअल बन गया, ठीक है. ये इसका म्यूचुअल है और रियल में जो है वो इसका फ्रेंड है. इसी तरह से नेटवर्क्स के फर्दर ब्रांचेस बन रहे हैं और सो ऑन फैमिली वाइज फ्रेंड्स की एक सीरीज बन रही है जिसे ग्राफ मॉडल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वाज़ेह है कि ये अनडायरेक्टेड है. उसके बाद है इन्फ्लुएंस ग्राफ. इन्फ्लुएंस ग्राफ पे अभी मैंने बताया कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है जिसे मल्टीपल पीपल जो है वो फॉलो करे, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी जिक्र किया कि कुछ ऐसे स्टार होते हैं जो अपने डोमेन पर रहने वाले को फॉलो करते हैं. तो आप ऐसा समझ लें कि ये एक लिंडा एक स्टार है जिसे ये पर्सन फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये पर्सन भी फॉलो कर रहा है, ठीक है. और ये एक और स्टार है जिसे ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है. इस तरह से ये सीरीज बन रही है जिसमें डायरेक्शन मौजूद है, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि एक्चुअली कौन सा पर्सन जो है वो किसे फॉलो कर रहा है या किसे नहीं कर रहा. ओके, तो एप्लीकेशन टू द इंफॉर्मेशन नेटवर्क, एज वी हैव सीन इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर भी या नेटवर्क की बेसिक एग्जांपल में भी हमने इसे इस्तेमाल होता हुआ देखा. तो ग्राफ कैन बी यूज्ड टू मॉडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क.
that link different types of the information. In the web graph, web pages are represented by the vertices and links are represented by the directed edges. जब हम वेब पेज पे जाते हैं या स्क्रॉल कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो वर्टेक्स हैं वहाँ पर वो वेब पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो लिंक वो हैं जो डायरेक्टेड एजेस के ज़रिए से कनेक्ट हैं जो आप क्वेरी सेंड कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप इसको मज़ीद आसान करो तो जो क्रॉलर है या जो डेटा सेंटर है जहाँ पर आपके जो डेटा एज ए इनपुट सर्वर पे जाते हैं और वहाँ से रिक्वेस्ट लेकर आ रहा है, तो इस वक्त जो डेटा सेंटर है वो एक वर्टेक्स की इस फॉर्म पे और जो पेजेस हैं जो आपके डेटा को लेकर जा रहे हैं फ्लो पे लेकर आ रहे हैं वो एजेस। सो ए वेब ग्राफ मॉडल द वेब एट द पर्टिकुलर टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो सर्चिंग हो रही होती है जो हम गूगल पे करके भी देखते हैं। सो वी विल एक्सप्लेन हाउ द वेब ग्राफ इज़ यूज्ड बाय द सर्च इंजन इन सेक्शन 11.4। तो 11.4 के अंदर जाके हम मज़ीद तफसील जानेंगे, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देख रहे हैं। इन द साइटेशन नेटवर्क, साइटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिसर्च पेपर जब लिखा जाता है तो रिसर्च पेपर को मल्टीपल जो अदर रिसर्चर हैं वो उसे लिंक करते हैं एज अ रेफरेंस अपने पेपर में। तो जब अपने पेपर में उसे लिंक किया जाता है तो वो आप जिस जगह पर भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, वहाँ पर जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कोई भी शख्स जब आपके पेपर को एज अ रेफरेंस यूज़ करता है तो आपके पास उसके एक जनरेटेड लिंक्स क्रिएट होता है या एक नंबर काउंट क्रिएट होता है कि फ़लाँ शख्स ने आपको फॉलो किया, जिसको हम साइटेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो साइटेशन का काउंट आपके पेपर को मज़ीद स्ट्रेंथफुल बनाता है, आपको पावर देता है इन अ फॉर्म ऑफ द रिसर्च। तो रिसर्च पेपर इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन आर प्रेजेंट बाय द वर्टिसेस, यानी अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम पे रिसर्च पेपर को वर्टेक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। व्हेन अ पेपर साइट्स अ सेकंड पेपर एज अ रेफरेंस देयर इज एन एज फ्रॉम द वर्टेक्स रिप्रेजेंटिंग दिस पेपर टू द वर्टेक्स रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड पेपर, यानी उस पेपर को दूसरे पेपर के साथ एज अ वर्टेक्स लिंक किया जा रहा है, ठीक है। जिसकी प्रॉपर एग्जाम्पल अगर मैं अपने गूगल स्कॉलर अकाउंट से दिखाऊँ तो इससे समझना हमारे लिए मज़ीद आसान होगा। इस वक्त मैं अपने गूगल स्कॉलर अकाउंट पे मौजूद हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे ये 4 रिसर्च पेपर हैं और इसमें यहाँ पे साइटेड काउंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे 24 अदर पेपर में एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया गया। तो वो अलग नोट्स हैं या वर्टेक्स हैं और ये एक अलग वर्टेक्स है जिन तमाम वर्टेक्स को ये चीज़ फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह से मल्टीपल्स में 11.1 है और इसी तरह से ये एप्लीकेशन यहाँ पर काम कर रही होगी। Similarly, the next model or the application is transportation system or the transport system. Graph model are extensively used in the study of the transportation network. And in simple, आप ये कह सकते हैं कि जब आप सर्चिंग करते हैं, especially सैटेलाइट के ज़रिए से या फिर आप गूगल ग्राफ देखते हैं, तो वहाँ पर भी जो शॉर्टेस्ट पाथ की सर्चिंग होती है या जो डेस्टिनेशंस दिखाए जाते हैं या सिटीज़ दिखाई जाती हैं वो भी वर्टेक्स से लिंक होते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उन्हें लिंक किया जा रहा होता है एजेस के ज़रिए से। सो एयरलाइन नेटवर्क कैन बी मॉडल यूजिंग अ डायरेक्टेड मल्टीग्राफ, ठीक है। एयरलाइन को हम डायरेक्टेड मल्टीग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर एयरपोर्ट्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिसेस, ईच फ्लाइट इज represented by a direct edge from the vertex representing the departure airport to the vertex representing the destination airport, यानी जहाँ से वो निकल रहा है उसे एक एज से वर्टेक्स से रिप्रेजेंट किया और जहाँ वो पहुँच रहा है डेस्टिनेशन पे उसे एक वर्टेक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इन सिंपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर भी हम ग्राफ को यूज़ होता हुआ देख रहे हैं। रोड नेटवर्क मॉडल यूजिंग अ ग्राफ वेयर वर्टेक्स रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन एंड एजेस रिप्रेजेंट द रोड्स। तो रोड्स के दरमियान जो वे है, जो रास्ता है, रोड को जो नाम दिया गया है हम उसे वर्टेक्स कह सकते हैं। अनडायरेक्टेड एजेस रिप्रेजेंट टू वे रोड, क्योंकि हम रोड्स में दोनों डायरेक्शन पर ट्रैफिक को मूव होता हुआ देखते हैं। एंड डायरेक्टेड एजेस रिप्रेजेंट वन वे रोड, और जहाँ पे डायरेक्टेड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक ही वे रोड है, लेकिन कुछ रोड ऐसे होते हैं जो टू वेज चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम ग्राफ को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एप्लीकेशन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ग्राफ मॉडल आर एक्सटेंसिवली यूज इन अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एज वेल। अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट को डिस्कस करूं तो व्हेन अ टॉप डाउन अप्रोच इज यूज्ड टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, द सिस्टम इज डिवाइड इनटू मॉड्यूल्स ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। यानी जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें आप अपने वर्क को या जो आपका टास्क होता है उनको डिफरेंट मॉडल्स में आप डिवाइड करते हैं। तो उन मॉडल्स को आप कह सकते हैं कि ये मॉडल्स ग्राफ के वर्टेक्स के फॉर्म पर रिप्रेजेंट होंगे, और जब इनके मॉडल्स को इन अ फॉर्म ऑफ द वर्किंग ज्वाइन किया जाएगा तो एजेस से ज्वाइन किया जाएगा। तो वी यूज मॉडल डिपेंडेंसीज ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी बिटवीन दीज मॉडल
द डिपेंडेंसीज नीड टू बी अंडरस्टैंड बिफोर कोडिंग कैन बी डन। और इन डिपेंडेंसीज को, जो डिपेंडेंट ग्राफ होंगे, उसे कोडिंग करने से पहले समझना होगा कि कौन सा मॉड्यूल किसके साथ लिंक है, यानी किस तरह से फ्लो पे डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा और इंटरैक्टिव वे पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एप्लीकेशंस पे अगर आप डिपेंडेंसीज को देखें तो कुछ प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क, पार्सर, एब्स्ट्रैक्ट, सिंटैक्स ट्री, पेजेस, मेन और डिस्प्ले को ब्रेक किया गया है। सो द एग्जांपल सेज द डिपेंडेंसीज बिटवीन द 7 मॉड्यूल्स, विच मीन हमने अपने सॉफ्टवेयर को 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया इन द डिज़ाइन ऑफ द वेब ब्राउजर आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉड्यूल डिपेंडेंसीज ग्राफ। तो इसमें आप रिप्रेजेंटेशन जो देख रहे हैं डायरेक्शन की, इसका मतलब है कि मेन डिपेंड कर रहा है पार्सर पर और डिस्प्ले पर, जबकि पार्सर जो है, पार्सर, मेन और डिस्प्ले, ये तीनों ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री पे बेस करते हैं। तो हमें इन तमाम की डिपेंडेंसीज को नोट करना है कि कौन सी चीज़ किस पे बेस कर रही है। इसके बिहाफ पर जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे काम करना शुरू करेंगे तो टीम लीडर जिस तरह से वर्क टास्क डिवाइड करेगा तो वो अंडरस्टैंड करवाएगा अपने अंडर वर्क करने वालों को भी कि कौन सा काम किससे डिपेंडेंट है। तो आपने उससे कोलैबोरेटेड रहना है, कोलैबोरेशन रखनी है, ताकि जब वो टेस्टिंग फेज पर जाए तो काम को समझना और टेस्ट करना हमारे लिए आसान हो। ओके, इसी चीज़ को डिज़ाइन एप्लीकेशंस को आप अगर एग्जांपल्स पे देखें तो वी कैन यूज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ आल्सो कॉल्ड अ प्रेसिडेंस ग्राफ टू रिप्रेजेंट विच स्टेटमेंट मस्ट हैव ऑलरेडी बिन एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूट ईच स्टेटमेंट। यानी आप ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ के ज़रिए से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे ये भी बता सकते हैं कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा कंप्लीट एग्जीक्यूशन से। सो द वर्टेक्स रिप्रेजेंट स्टेटमेंट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा स्टेटमेंट को। देयर इज़ अ डायरेक्टेड एज from a vertex to a second vertex if the second vertex cannot be executed before the first। यानी अगर सेकंड जो है फर्स्ट से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम एक डायरेक्टेड एज बना रहे हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के दरमियान, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें, द प्रेसिडेंस ग्राफ शोज दैट विच स्टेटमेंट मस्ट ऑलरेडी हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर वी कैन एग्जीक्यूट ईच ऑफ द 6 स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। तो S1, S2 इस तरह से उसके स्टेटमेंट बना दिए गए। A1 की वैल्यू जो है वो 0 है, फिर हमने 1 रखा, C की वैल्यू A1 के साथ ऐड हुई, फिर D, फिर E, और फिर इसी तरह से डिपेंडेंट्स दिखाई जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से ग्राफ पे ही देखें तो S को हमने डायरेक्शंस दिया है 4 के साथ, 5 के साथ, 3 के साथ और 6 के साथ। तो ये तमाम प्रेसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्राफ के। इसी तरह से 6 को आप देखें तो 6 के से डायरेक्शन कोई भी कहीं नहीं जा रहा, बल्कि 6 पे तमाम अदर नोड का लोड मौजूद है, यानी 6 पर सारे जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप 5 को देखें तो 5 में भी सारे जो है रिक्वेस्ट हैं वो इसी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखें, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो ये जो प्रेसिडेंस बनाई गई है ये इसी एग्जाम्पल को फॉलो कर रही है कि कौन सा वो स्टेप्स है जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए बिफोर ईच स्टेटमेंट। इन स्टेप्स को ये फॉलो कर रही है। The last example in the form of the graph model or application is a biological application. Biological application one of the important task जिसमें आप DNA, प्रोटीन, ठीक है, RNA, इन तमाम चीज़ों के सेल्स पे, स्पेशली वाइट सेल्स, रेड सेल्स जो हमारे ब्लड में मौजूद है, इनके दरमियान भी एक लिंक्स है जो ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ग्राफ मॉडल आर यूज एक्सटेंसिवली इन मैनी एरिया ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस। वी विल डिस्क्राइब 2 such model, one of the ecology and the other one is a molecular biology. सो अगर हम इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हुए देखें कि डिफरेंट मॉडल कंपटीशन स्पीशीज़ के दरमियान या इकोसिस्टम में किस तरह से हो रही है, तो उस चीज़ों को भी बायोलॉजिकली दिखाया जा सकता है। द पॉइंट सेज वर्टेक्स रिप्रेजेंट स्पीशीज़ ऑफ एन एच कनेक्टेड टू वर्टेक्स व्हेन दे रिप्रेजेंट स्पीशीज़ हु कंप्लीट फॉर फूड रिसोर्सेज। अगर हम एक ब्लड ग्रुप के या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट की हैसियत रखते हैं, या डिपेंडेंट जो एनिमल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रे, तो उनके फूड रिसोर्सेज पे भी हम ग्राफ दिखा सकते हैं, यानी कौन सा एनिमल किस पे डिपेंडेंट करता है और कौन सा किस पे डिपेंड करता है। तो एक चेन बनेगी, ठीक है। तो इस चेन के फॉरेस्ट मॉडल को या इकोसिस्टम को भी हम ग्राफ से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस इकोसिस्टम को 9 स्पीशीज़ से दिखाया जा रहा है। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड ये बता रहा है कि कौन सा एनिमल किसके साथ बोथ वे पे, यानी अनडायरेक्टेड है, तो ये दोनों चीज़ें इस फॉर्म पे कनेक्टेड है। तो बायोलॉजिकली एक बेसिक एग्जांपल थी विद रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम और द फैमिली ऑफ द एनिमल्स जो सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह से प्रोटीन्स ग्रुप के दरमियान भी ये ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है। इंटरेक्शन प्रोटीन ग्रुप्स के सेल्स की क्वांटिटी कितनी है, उन क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, वो चीज़ें भी बायोलॉजिकल के अंदर आती हैं। हम डायरेक्टली मॉडल्स पे चलते हैं। So this is the model of the protein interactions graph of the protein of T rate
RNA इन अ ह्यूमन सेल, ठीक है। तो जिस तरह से DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो रिबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड RNA उसका एक पार्ट होता है। तो उनमें जो नेम्स हैं वो सेल्स पे जो है वो चेन की सूरत पे होते हैं, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो उस कनेक्शंस को भी हम अनडायरेक्टेड ग्राफ से दिखा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि सेल्स के कुछ डिफरेंट नेम्स हैं वो एक दूसरे से इस फॉर्म पे कनेक्टेड है, ठीक। तो जिस तरह से क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ की कनेक्शंस पे उसी तरह से होगी। तो बायोलॉजिकली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा रिसर्च डोमेन है, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो RNA DNA के अंदर आप कंप्यूटेशनल थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं और ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम पर इस पर काम हो रहा है। सो दिस ऑल अबाउट द 10.1, जिसके अंदर हमने ग्राफ मॉडल को देखा, डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स जानी। होपफुली एवरीथिंग क्लियर होगा आपको, क्योंकि अब हम जाएंगे तो फिर अदर्स टाइप्स को देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि ग्राफ थ्योरी से पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोथ पर्सपेक्टिव डिस्क्रीट मैथ्स के भी और डेटा स्ट्रक्चर के भी। तो इसी तरह से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर करना है और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या सोच रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की बड़ी ज़रूरत रहती है ताकि इसी तरह से मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।